विश्वास है आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने पढ़ाई को व्यवस्थित तरीके से आगे भी बढ़ा रहे होंगे। बहुत दिनों तक हम आप लोगों से नहीं जुड़ पाए। चलिए आज चर्चा के कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज अपने चर्चा के क्रम को बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। हम लोग अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक से अलग अलग परीक्षाओं में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर भी हमारी पहली निगाह हमेशा बनी रहती है। इससे क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है उस पर भी हम अपने चर्चा को केंद्रित रखेंगे। एक बात हम सभी लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि अर्थशास्त्र एडम स्मिथ महोदय के आने के बाद का विषय है। हम तमाम सभी लोग जो अर्थशास्त्र को थोड़ा भी समझते हैं वो इतना जानते हैं कि एडम स्मिथ साहब जब एक प्रसिद्ध किताब लिखे, उनके किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये किताब 1776 ईस्वी में, कब तो 1776 ईस्वी में पब्लिश हुआ। एक आम धारणा है कि 1776 के बाद ही अर्थशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन शुरू हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जब विश्व अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहा था, लगभग आज से 2500 साल पूर्व, आप सहज कल्पना कीजिए कि आज से 2500 साल पहले की दुनिया किस तरह की दुनिया रही होगी। आज से 2500 साल पहले का यूरोप कैसा यूरोप रहा होगा। आज से 2500 साल पहले जो आज दुनिया के विकसित कहे जाने वाले देश हैं वो विकास के दौड़ में कहाँ खड़े होंगे। लेकिन आज से फिर 2500 साल पहले भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा था। जब दुनिया को अर्थशास्त्र शब्द भी नहीं पता था, जब दुनिया में ज्ञान विज्ञान अपने शैशवावस्था में था, अपने बाल्य अवस्था में था, भारत अर्थशास्त्र से परिचित था। एक महान विद्वान जिसे हम लोगों ने विस्मृत कर दिया, जिसे हम लोगों ने भुला दिया, महान आचार्य चाणक्य, आज से ठीक 2500 साल पहले उनकी एक महान रचना, एक महान कृति कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रकाशित हुआ था। लगभग 2500 साल पहले इन्होंने ही मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से करवाया था। तो हम लोग ये बात विस्मृत कर चुके हैं और हमारे जेहन में, हमारे मस्तिष्क में ये बात है कि अर्थशास्त्र एडम स्मिथ महोदय के आने के बाद ही प्रफुल्लित हुआ, ये आगे बढ़ा। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। हम लोग चर्चा किए कि अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक कहलाने का अगर गौरव किसी पुस्तक को मिलना चाहिए तो वह पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब हम लोग अर्थशास्त्र को क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अर्थशास्त्र के बारे में जो एक लाइन में अगर आपको कहना हो कि अर्थशास्त्र क्या है, तो आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मतलब यह है कि जितनी भी तरह की आर्थिक क्रियाएं हैं, इन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये कहा जाता है
कि विज्ञान की प्रयोगशाला किसी एक कमरे में हो सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र का प्रयोगशाला हर उस जगह में है जहां जहां आपकी निगाह पहुंचती है। अगर आप खेत में किसी किसान को खेती करते देखते हैं, क्लासरूम में किसी टीचर को पढ़ाते देखते हैं, आप रास्ते में किसी ट्रक ड्राइवर को गाड़ी चलाते देखते हैं, ये सभी अर्थशास्त्र के प्रयोगशाला के ही हिस्सा हैं। तो हम लोग अपने चर्चा के क्रम में ये समझे कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और राजस्व, इन विषय वस्तुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। हम लोग अभी चर्चा किए, फिर से बात को हम रिपीट करते हैं कि हम लोग अर्थशास्त्र में उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और राजस्व के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में, आज के परिदृश्य में अर्थशास्त्र का विषय सामग्री काफी विस्तृत हो गया है। आज अर्थशास्त्र में हम मौद्रिक अर्थशास्त्र की भी चर्चा करते हैं। आज अर्थशास्त्र में हम लोग जनांकिकी के बारे में भी पढ़ते हैं। आज अर्थशास्त्र में हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड को भी पढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है वो समय के साथ काफी विस्तृत होता जा रहा है। अगर अर्थशास्त्र के अध्ययन को हम व्यवस्थित रूप से आपके बीच में रखना चाहें तो इसके परिभाषाओं को मोटे तौर पर 4 भागों में, 4 खंडों में बांटा जाता है। अर्थशास्त्र के परिभाषा को कितने खंडों में, कितने वर्गों में बांटते हैं? तो 4। वो 4 कौन कौन हैं? तो पहला जो परिभाषा है अर्थशास्त्र का वो है धन संबंधित परिभाषा। अर्थशास्त्र का परिभाषा तो 4 वर्गों में बांट दिए। पहला धन संबंधित, दूसरा परिभाषा अर्थशास्त्र का कल्याण केंद्रित है, कल्याण केंद्रित परिभाषा है। तीसरा परिभाषा चयन से संबंधित है या चयन केंद्रित परिभाषा है। और चौथा परिभाषा अर्थशास्त्र का विकास केंद्रित है। अब यहाँ आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न, अर्थशास्त्र के परिभाषा को कितने वर्गों में बांटे? तो अर्थशास्त्र की परिभाषा को हम लोग 4 वर्गों में, 4 खंडों में बांटे। कौन कौन? तो पहला धन संबंधित परिभाषा, दूसरा कल्याण संबंधित परिभाषा, तीसरा चयन संबंधित परिभाषा और चौथा विकास केंद्रित परिभाषा। 4 वर्गों में बांटा गया। अब प्रश्न है, धन संबंधित परिभाषा देने का श्रेय किन्हें दिया गया? तो हम लोग अभी अपने चर्चा के क्रम में समझे थे कि ऐसे तो अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक महान आचार्य चाणक्य ने आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसे अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक न मानकर या इन्हें अर्थशास्त्र का जनक न मानकर हम लोग एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। और अर्थशास्त्र का जनक आधुनिक संदर्भ में एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक के संदर्भ में भी हम लोग चर्चा किए। इनके किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इसके लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। ये किताब कब पब्लिश हुआ? तो 1976 में हुआ। तो यहाँ से कैसा प्रश्न बन सकता है ये हम लोग देख लिए। क्वेश्चन रह सकता है, किताब का नाम दे देगा, पूछेगा कि कब, इसके रचनाकार कौन है या इसके लेखक कौन है, या क्वेश्चन दे देगा
कि एडम स्मिथ की किताब का नाम बताएं, ये कब प्रकाशित हुआ। तो हम लोग ये समझ रहे थे कि अर्थशास्त्र के परिभाषा को 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला धन संबंधित, दूसरा कल्याण संबंधित, तीसरा चयन संबंधित और चौथी परिभाषा है विकास संबंधित परिभाषा। तो धन संबंधित परिभाषा एडम स्मिथ और इनके साथियों के द्वारा दिया गया। एडम स्मिथ की किताब का हम लोग जिक्र कर लिए अपने पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू में। एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मतलब एडम स्मिथ ने धन को साध्य बताया, धन को साधन नहीं माना। एडम स्मिथ के अनुसार पूरा अर्थतंत्र धन के चारों ओर चक्कर लगाता है। इनके साथियों ने भी इस बात को माना कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन का अध्ययन करता है। एक अर्थशास्त्री हुए, उनका नाम था मार्शल। बहुत कम उम्र था, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मार्शल महोदय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे। अर्थशास्त्र से बेइंतहा प्यार करते थे, अर्थशास्त्र से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जब एडम स्मिथ महोदय ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, धन को साधन नहीं बल्कि साध्य मान लिया, तो पूरे दुनिया के विद्वानों के बीच में अर्थशास्त्र की आलोचना होने लगा, अर्थशास्त्र का शिकायत होने लगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति जब किसी से प्यार करता है, किसी से मोहब्बत करता है, तो उसके शिकायत को, उसके आलोचना को वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मार्शल महोदय भी अर्थशास्त्र से प्यार करते थे, अर्थशास्त्र से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जब अर्थशास्त्र की आलोचना प्रारंभ हुआ तो मार्शल महोदय ने एक विश्व प्रसिद्ध कृति की रचना कर दिया। उस कृति का नाम है, उस किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की रचना किनके द्वारा किया गया? तो मार्शल महोदय के द्वारा किया गया। और मार्शल महोदय ने अपनी रचना, अपने किताब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में कहा कि अर्थशास्त्र सिर्फ धन का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि अर्थशास्त्र में मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। मतलब मार्शल महोदय ने यह कहा कि वे सारी क्रियाएं, जिन क्रियाओं का सीधा संबंध मानव के आर्थिक कल्याण से जुड़ा है, उन सभी चीजों का अध्ययन और अध्यापन अर्थशास्त्र में होगा। तो यहाँ से प्रश्न बना कि मार्शल महोदय के पुस्तक का नाम क्या था? तो मार्शल के किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। हम आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ रुकने बोलेंगे। मार्शल महोदय के आने के पूर्व अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र हम लोग नहीं कहते थे। एडम स्मिथ के जमाने में अर्थशास्त्र को पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था। इसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग जानते थे। लेकिन मार्शल महोदय का योगदान है, जब इनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की रचना हुआ, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की रचना के बाद इकोनॉमिक्स अपने वर्तमान स्वरूप में आया। ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अर्थशास्त्र के विकास में मार्शल महोदय का योगदान एडम स्मिथ के योगदान से कहीं अधिक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की रचना मार्शल महोदय ने किया। इन्होंने अर्थशास्त्र को मानव के आर्थिक कल्याण का विज्ञान बताया। तो हम लोग अपने चर्चा के क्रम में समझ लिए कि अर्थशास्त्र के परिभाषा को 4 वर्गों में बांटे: धन संबंधित परिभाषा, कल्याण संबंधित परिभाषा, चयन संबंधित परिभाषा और विकास संबंधित परिभाषा। धन संबंधित परिभाषा
कौन अर्थशास्त्री दिए? तो एडम स्मिथ। एकदम यहां से प्रश्न बनेगा, धन संबंधित परिभाषा देने का श्रेय तो एडम स्मिथ को जाता है और इनके साथियों को जाता है। कल्याण संबंधित परिभाषा देने का काम किया मार्शल महोदय ने, मार्शल ने दिया। मार्शल की किताब का नाम क्या है? तो मार्शल की किताब का नाम है, बोलिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए, जब हम लोग कल्याण संबंधित परिभाषा की बात करेंगे और हम लोग मार्शल के साथ अगर पीगू के नाम का स्मरण नहीं करेंगे तो ये उनके साथ न्याय नहीं होगा। आप सभी अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को ये जानना होगा कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की एक शाखा है। कल्याण अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का ही एक ब्रांच है और कल्याण अर्थशास्त्र का नींव अगर किसी ने रखा तो वह नींव पीगू महोदय ने रखा। तो प्रश्न यहां से उठता है, कल्याण अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो कल्याण अर्थशास्त्र के जनक हम लोग पीगू को मानते हैं। कल्याण अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो कल्याण अर्थशास्त्र के पिता पीगू महोदय हैं। तो अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, ये मानने का काम कौन किए? तो मार्शल किए और पीगू किए। यहां से एक और सवाल बना कि कल्याण अर्थशास्त्र के जनक किन्हें माना जाता है? तो पीगू को माना जाता है। अब चलिए अपने चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करते हैं कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, ये कहने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान रॉबिन्स महोदय ने कहा। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। कौन कहे थे? अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, ये कहे थे रॉबिन्स। कौन? तो रॉबिन्स। प्रश्न हम एक बार फिर से पूछते हैं। प्रश्न है, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है किसके अनुसार? तो मार्शल के अनुसार। फिर प्रश्न है, कल्याण अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो कल्याण अर्थशास्त्र के जनक पीगू महोदय हैं। फिर सवाल है, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, किनके अनुसार चयन का विज्ञान है? तो रॉबिन्स के अनुसार। फिर यहां से एक प्रश्न बनता है कि रॉबिन्स महोदय की किताब का नाम क्या है? तो रॉबिन्स महोदय की किताब का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज। फिर से प्रश्न है, चयन का विज्ञान कौन कहे? तो रॉबिन्स कहे। किस किताब में कहे? तो उनके किताब का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज। इस किताब में रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान कहा। अब एक बात यहां समझना है, रॉबिन्स अपने किताब, तो कौन सी किताब? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज, इस किताब में चर्चा किया कि जो बात आज प्रासंगिक है, जो बात आज सही जान पड़ता है, 100 साल बाद भी वो बात सही होगा कोई जरूरी नहीं है। कौन कहे थे? रॉबिन्स कहे थे। रॉबिन्स का यह मानना था कि जो बात आज के लिए सही है, 100 साल बाद के लिए, 1000 साल बाद के लिए भी अगर वो बात सही होगा, ये जरूरी नहीं है। आप सोचिए, आज से 10-20 साल पहले, 30 साल पहले खेल कूद को क्या माना जाता था? खराब। सिर्फ पढ़ाई लिखाई को अच्छा माना जाता था। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये एक आम धारणा थी। लेकिन आज देखिए, लोग खेल कूद करके भी नवाब बन रहे हैं। तो बातें समय के हिसाब से बदलती हैं। रॉबिन्स ने कहा कि एडम स्मिथ और मार्शल जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, उन बातों का उस समय उसका एक महत्व हो सकता है, लेकिन आज के समय में अर्थशास्त्र में इन बातों से अधिक महत्व है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। एक क्रमबद्ध तरीके से
रॉबिन्स महोदय ने कुछ बातें रखा। रॉबिन्स का कहना था कि जितनी भी आवश्यकताएं हैं, ये आवश्यकताएं असीमित हैं। मानव की जरूरतें असीमित हैं। दूसरी बात रॉबिन्स महोदय ने कहा, इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। पहला बात रॉबिन्स ने क्या कहा कि आवश्यकताएं अनंत हैं, दूसरा संसाधन सीमित है, और तीसरा संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होगा। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी का प्रयोग आप फर्नीचर बनाने में भी कीजिए, लकड़ी का प्रयोग आप जलावन के रूप में भी कीजिए। तो संसाधन का वैकल्पिक प्रयोग हुआ। और चौथी बात रॉबिन्स ने कहा कि जितनी आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यकताएं एक समान महत्व नहीं रखते हैं। यही कारण है कि रॉबिन्स महोदय ने कहा कि संसाधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की अनंतता के कारण अर्थशास्त्र को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि चुनाव करना है, चयन करना है। तो अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, रॉबिन्स महोदय ने माना। किस किताब में? तो किताब का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज। इस किताब में रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को क्या बतलाया? चयन का विज्ञान। अब देखिए, एक परिभाषा है विकास केंद्र। एक आधुनिक अर्थशास्त्री हुए, इनका नाम है सैमुएल्सन। सैमुएल्सन महोदय ने कहा कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। कौन कहे? सैमुएल्सन। आधुनिक अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र को किस रूप में ये देखते हैं? जो सैमुएल्सन महोदय हैं, इनका अर्थशास्त्र को देखने का जो नजरिया है वो विकास केंद्रित है। ये अर्थशास्त्र को विकास का विज्ञान मानते हैं। और सैमुएल्सन ही वो पहले अर्थशास्त्री हैं जो इस बात की ओर हम लोगों को इशारा करते हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। अगर विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं हुई होती तो आज भी हम लोग चिट्ठी के युग में ही रहे होते। तो सैमुएल्सन ने इशारा किया कि कभी पहले प्यार की पहली चिट्ठी ले जाने का काम कबूतर करता था, आज ट्विटर, फेसबुक और आधुनिक उपकरणों का, टेक्नोलॉजी का आज प्रयोग हो रहा है। ये डेवलपमेंट निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसलिए अर्थशास्त्र जो है वो विकास का विज्ञान है। और अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विकास का क्रम रुके नहीं, विकास का क्रम टूटे नहीं। यही कारण है कि जो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की धारणा है, आने वाली भावी पीढ़ियों के हितों की चिंता करने की जो बात है, उसकी चिंता अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र निश्चित रूप से करेंगे। तो हम लोग चार परिभाषा देखें: धन संबंधित, कल्याण संबंधित, चयन संबंधित और विकास संबंधित। बहुत सारे छात्र ये बात पूछ बैठेंगे कि इन परिभाषाओं में एक ही विषय की परिभाषा चार तरीके से दिया गया, चार अर्थशास्त्री हैं और चारों अर्थशास्त्रियों में मत विभेद है। लेकिन इस मत विभिन्नता के बाद भी अगर एक बात अगर आप देखेंगे तो चारों अर्थशास्त्रियों ने एक कॉमन बात कहा है, एक कॉमन बात बताने का प्रयास किया है। और वो बात क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो धन किसके लिए? धन मानव के लिए। फिर अगर मार्शल महोदय ने कहा अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, तो किसका कल्याण? मानव का कल्याण। अगर रॉबिन्स महोदय ने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, तो चयन कौन करेगा? चुनाव कौन करेगा? तो मानव करेगा।
मतलब रॉबिन्स ने भी माना कि जो सबसे बड़ा संसाधन है वो सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है। यदि आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुएलसन ने अगर ये बात कहा कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है, तो विकास कौन करेगा, विकास का वाहक कौन बनेगा, तो मानव ही बनेगा। तो इन अर्थशास्त्रियों के परिभाषाओं में मत विभिन्नता के बाद भी हम लोग एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख जो विषय वस्तु है, ये विषय वस्तु मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं और यह मानव के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, लेकिन एक छोटा सा चर्चा। रॉबिन्स महोदय ने अर्थशास्त्र के विषय सामग्रियों को 5 वर्गों में बांटा। एक छोटा सा चर्चा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बनता है, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के विषय सामग्रियों को 5 वर्गों में कौन बांटे? कितने वर्गों में? 5। अर्थशास्त्र का विषय वस्तु को 5 वर्गों में बांटा। कौन? तो रॉबिन्स। कौन बांटे? रॉबिन्स बांटे। कितने वर्गों में? 5। वो 5 कौन कौन है? तो पहला है उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा वितरण, चौथा विनिमय और 5वां राजस्व या पब्लिक फाइनेंस, राजस्व। अर्थशास्त्र के विषय सामग्री को 5 वर्गों में बांटने का श्रेय किन्हें जाता है? तो रॉबिन्स को जाता है। लेकिन आधुनिक समय में, आज के संदर्भ में अर्थशास्त्री इस बंटवारे से सहमत नहीं है। आज हम लोग अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। इसके विषय वस्तु को 2 वर्गों में बांट दिया गया। कौन कौन? एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो इस बंटवारा का श्रेय सबसे पहले अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि के रूप में कौन बांटे? तो इसका सही जवाब सुनिएगा। नॉर्वे के अर्थशास्त्री हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं, ओस्लो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इनका नाम था रैगनार प्रिस्ट। नाम क्या था? रैगनार प्रिस्ट। तो हम लोग चर्चा किए अर्थशास्त्र को आज 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। कौन बांटे? रैगनार प्रिस्ट। तो हम लोग अभी चर्चा कर लिए कि आज के समय में अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा जाता है, व्यष्टि और समष्टि। कौन बांटे थे? रैगनार प्रिस्ट। फिर एक छोटा सा सवाल, कब बांटे थे? तो ये बांटे थे 1933 में। कब बांटे थे? 1933 ईस्वी में। आप लोग अपने पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाइए। फिर मिलेंगे हम अपने अगले चर्चा में।